डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के इस क्लास में आज हम फर्स्ट पेपर के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। जिससे पूर्व में हमने इसकी विभिन्न जो अवधारणाएं उनकी बात करी थी, यहाँ राष्ट्रीय आय की अवधारणा के लिए हमने एक नोट तैयार किया है। उस नोट को भी आप साथ साथ पढ़ते जाएं। राष्ट्रीय आय आखिर है क्या? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और उनका मापन कैसे होता है, यहाँ इन सब बातों की चर्चा होगी। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग है, जिसमें मूल्य ह्रास घटा देते हैं और विदेशी लाभ जोड़ देते हैं। ये है राष्ट्रीय, यानी एक वर्ष की अवधि में किसी भी देश में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। देश में तमाम तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता है, औद्योगिक उत्पादन होता है, कृषि उत्पादन होता है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य होता है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेवा क्षेत्र में अनेक तरह की सेवाओं के मार्फत देश की राष्ट्रीय आय में उनका योगदान होता है। तो यहाँ वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय, अवधि एक वर्ष, क्या क्या शामिल है? सभी वो वस्तुएं और सेवाएं। कौन सा मूल्य? बाजार मूल्य। जिस बाजार मूल्य पर उनको बेचा जाता है, उस मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात है कि उत्पादन के दौरान जो मशीनों की गिरावट होती है, मशीन रात दिन उत्पादन करती हैं, उनमें डेप्रिसिएशन होता है, उनमें गिरावट होती है, उनके मूल्य का ह्रास होता है। वो मूल्य का ह्रास कितना है उसको उस में से घटा देंगे और विदेशों से प्राप्त लाभ, यानी विदेशों को हम जो आयात और निर्यात के बाद व्यापार करते हैं, तो विदेशों से हमें जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को इसमें जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से ये राष्ट्रीय आय की एक विस्तृत अवधारणा कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की इसके अलावा अन्य कौन कौन से ऐसे उपागम हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो समग्र राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में और उसके साथ साथ देश के आर्थिक विकास, देश के लोगों के जीवन स्तर आदि का आकलन करने, उनकी जानकारी रखने के में उनका योग होता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जिसमें हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात कर सकते हैं, जिससे किसी भी देश के आर्थिक विकास या उस देश की आर्थिक प्रगति का पता चलता है, इन चीज़ों का। तो यहाँ राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं हैं, जिसमें सबसे पहली अवधारणा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जिसको सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कहा है, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। यानी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में जो भी वस्तुएं और सेवाएं पैदा होती हैं, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये पहली अवधारणा है जो कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में बहुत मदद करती है। इसी को
मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है कि देश की सीमाओं के भीतर जितने भी तरह की वस्तु और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होती हैं, उस उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें घरेलू उत्पादन के अलावा दूसरी वस्तुएं जो कि विदेशों से प्राप्त होती है वो शामिल हैं या नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि इसकी अवधारणा इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि इसमें देश के सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं जो कि एक वर्ष के भीतर ही उत्पादित हुई हों, उन्हीं को शामिल किया जाता है। दूसरा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये इसकी अगली अवधारणा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में जब उत्पादन में लगी मशीनों और पूंजी की घिसावट अथवा जिसको हम मूल्य ह्रास भी कहते हैं को घटा दिया जाता है तो उसको एनडीपी कहा जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी देश के सीमाओं के भीतर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में हुआ उसको बाजार मूल्य पर बेच करके जो मूल्य प्राप्त होता है वो जीडीपी कहलाता है। और जब इस जीडीपी में से उन मशीनों जो इस उत्पादन में काम आई हैं उनका जो मूल्य ह्रास होता है, उनमें जो घिसावट आती है या उनके मूल्य में जो कमी आती है, क्योंकि उत्पादन के दौरान निश्चित रूप से मशीनों में घिसावट आती है, उनकी कीमतें कम होती हैं, तो उस घिसावट के सकल मूल्य को यदि जीडीपी में से घटा दिया जाए तो उसको एनडीपी, नेट शुद्ध घरेलू उत्पादन कहा जाता है। नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आप समझ गए होंगे कि जब शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़ देंगे तो उसे सकल घरेलू उत्पादन कहेंगे, और जब सकल घरेलू उत्पादन में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो उसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे। इसके बाद तीसरी अवधारणा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि विस्तृत अवधारणा है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। अंतर स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जो वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य प्लस उसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। यानी इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो उसको सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी कह सकते हैं। अब स्पष्ट हुआ कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से यदि विदेशों से अर्जित आय को घटा दिया जाए तो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी प्राप्त होगा, और यदि जीडीपी में विदेशों से अर्जित आय जोड़ दी जाए तो उससे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये सर्वाधिक विस्तृत अवधारणा है जो किसी भी देश के आर्थिक विकास, किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि और प्रगति को दर्शाती है, उसकी अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाती है। इसके बाद अगली अवधारणा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ऊपर था सकल राष्ट्रीय उत्पादन जिसको कहा था जीएनपी, ग्रॉस, और यह है नेट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब उत्पादन में लगी मशीनों और पूंजी की गिरावट
को घटा दिया जाए तो उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP कहा जाता है। यानी हमने ज्ञात किया कि जो सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हुई है उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन। उसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल कर देते हैं तो वो हो जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। और अब इस सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से यदि उस उत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई जो मशीनें हैं या जो पूंजी लगी हुई है उसकी गिरावट, जिसको मूल्य ह्रास कहा जाता है, उसको घटा दिया जाए तो उससे नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य नेट नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय आय की वह अवधारणा है जिसमें पूंजी ह्रास को जोड़ दिया जाए तो उससे सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। और यदि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से पूंजी ह्रास को कम कर दिया जाए तो उससे नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP प्राप्त होता है। तो ये राष्ट्रीय आय की चौथी अवधारणा है। इसके बाद अगली अवधारणा की बात हम करते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है? जब सकल या कुल राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की कुल जनसंख्या का भाग लगा देते हैं तो उसे प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। बहुत जाहिर सी बात है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? जब कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग लगा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसके दो फॉर्मूले हैं, यानी दो तरह से इसको ज्ञात करते हैं, एक प्रचलित कीमतों पर और दूसरा स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए प्रचलित कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय भाग में कुल वर्तमान जनसंख्या, प्रचलित कीमतों पर यानी करंट प्राइसेज पर जब प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करते हैं तो करंट प्राइसेज पर जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उसको देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उससे प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। जब राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर ज्ञात किया जाता है, कांस्टेंट प्राइसेस, स्थिर कीमतों पर ज्ञात किया जाता है तो उस राष्ट्रीय आय में यदि जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो वह स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसको कहेंगे प्रति व्यक्ति आय, PCI, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद आता है PI, पर्सनल इनकम, जिसको कहते हैं वैयक्तिक आय। ये PCI से अलग है। एक वर्ष में राष्ट्र की जनसंख्या को प्राप्त होने वाले वास्तविक आय वैयक्तिक आय कहलाती है। वैयक्तिक आय क्या कहलाती है कि एक राष्ट्र में या किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में वहाँ के निवासियों को, वहाँ की जनसंख्या को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय, उसको वैयक्तिक आय कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? जैसे इसमें फॉर्मूला ये है कि वैयक्तिक आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में अंतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, उसकी बात आगे करेंगे। इसमें मुख्य रूप से पेंशन और बीमा से संबंधित राशि आती हैं, वो इसमें जोड़ दी जाती है राष्ट्रीय आय में। उसमें से निगम कर, जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं, वो घटा दिए जाते हैं। उसमें से जो अवतरित लाभ हैं उन लाभों को भी घटा दिया जाता है। और माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान, सरकार जो सोशल सिक्योरिटी सब्सिडी देती है, उनको घटाने के बाद वैयक्तिक आय प्राप्त होती है। अर्थात राष्ट्रीय आय और अंतरण भुगतानों से प्राप्त जो राशि है उसमें से यदि निगम कर, अवतरित लाभ और सामाजिक सुरक्षा अंशदान या जिसको अनुदान कहा है, वो घटाने पर वैयक्तिक आय, जिसको वैयक्तिक आय जिसको वास्तविक आय कहा है, वो प्राप्त होती है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम वर्ष 1868 ईस्वी में। हाँ, चलिए इसके अब हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आय की ये अवधारणाएं हैं जिन्हें हमें यहाँ समझना चाहिए। मैं इसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए ये रिटन मटेरियल भी लेके चल रहा हूँ, इसको सुने और इसको पढ़ करके समझें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।